हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रांड डेस्क एडू। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। इसी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए आज मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैथ्स का सेक्शन। बच्चे बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि सर मैथ्स का सेक्शन आप कब से स्टार्ट करेंगे, मैथ्स कब से पढ़ाएंगे। तो आज से हम लोग मैथ्स की क्लासेस भी रिज्यूम करेंगे, अपनी स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, रीजनिंग का सिलेबस जो है वो मैं आपको कराता रहूँगा, आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। आप जो है वहाँ से अपना सिलेबस ज़रूर कंप्लीट करें और अपनी प्रैक्टिस करते रहें। साथ ही साथ में मैथ्स की भी हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे एंड कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे, जिससे कि आपका मैथ्स एंड रीजनिंग वाला पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। एंड इसके बाद आपको इंग्लिश जो है वो सचिन श्रीवास्तव सर बहुत ही अच्छे वे में आपके साथ में लेक्चर जो है आते रहेंगे, उनके भी आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश। एंड इसके बाद जो जीएस सचिन सर एंड अनमोल सर, वो तो आपके जो है पूरी कंप्लीट सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए। तो आप अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कंटिन्यू करिए और जुड़े रहिए ब्रांड डेस्क एडू टीम के साथ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, आपके लिए एक और मॉक टेस्ट ब्रांड डेस्क एडू आयोजित करा रहा है, जहाँ पर आपको, आप जब कमेंट सेक्शन में जाएंगे वहाँ पर आपको लिंक पिन मिल जाएगी। आप जाइए, वहाँ से अपना मॉक टेस्ट दीजिए एंड आप एनालाइज कीजिए कि आपका स्कोर कहाँ पर जा रहा है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते रहेंगे, आप देखेंगे उतनी ही शानदार तरीके से आपका स्कोर जो है वो बूस्ट होता चला जाएगा। स्टूडेंट्स, आज जो है मैं आपके सामने मैथ्स का लेक्चर डिस्कस करूंगा। इससे पहले कुछ जो मैथ्स के सिलेबस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिलेबस आपके सामने लाया हूँ। आप सिलेबस देखिए, इसके बाद क्वेश्चन देखिए। आज मैं जो है एक 25 क्वेश्चन का मिक्स प्रैक्टिस सेट लाया हूँ, जिसमें पूरे सिलेबस में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, तो उनसे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। स्टूडेंट्स, आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझेंगे और उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। एंड आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे मैथ सीख रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जब भी आप क्वेश्चन देखें तो सबसे पहला काम आपका होगा कि आप क्वेश्चन रीड करें। रीडिंग हैबिट आपको मेरे साथ साथ में डेवलप करनी है। मतलब जैसे ही मैं क्वेश्चन आपके सामने ओपन करूं, आपका सबसे पहला काम होगा कि आप पूरे क्वेश्चन को एक बार, दो बार गो थ्रू करेंगे। क्वेश्चन को रीड करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, रीजनिंग के लेक्चर्स में भी मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन जब आप रीड कर लेते हैं तो आपके सॉल्व करने के चांसेस 50% तक बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि करेक्ट लैंग्वेज ही करेक्ट आंसर दिलाती है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपना मैथ्स का सेक्शन। ठीक है, सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट है आपके लिए कि मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट नंबर्स। मैथमेटिक्स नॉट अबाउट नंबर के बारे में नहीं है, इक्वेशन और एल्गोरिदम्स के बारे में भी नहीं है। इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग। यह किसके बारे में? केवल और केवल अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स। जितना ज़्यादा आप इसको अंडरस्टैंड करते जाएंगे, आप देखेंगे आपके दिमाग में उतनी ही मैथ बसती चली जाएगी। स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड इट वंस, एक बार आप अंडरस्टैंड करें एंड क्रैक एसएससी फॉर अ लाइफ टाइम। एसएससी का एग्जाम लाइफ टाइम के लिए, एक बार आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, आपकी जॉब लग जाएगी, आप लाइफ टाइम के लिए सर्विस करेंगे। ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट बढ़िया सी जिंदगी होगी। तो एक बार मैथ को सीखते हैं, प्रयास करते हैं, सीखते हैं। आपको प्रैक्टिस में कभी नहीं रखनी है, आपको मॉक टेस्ट लगातार सॉल्व करने हैं एंड आपको कॉन्सेप्ट सीखने के बाद प्रैक्टिस पे सबसे ज़्यादा और मॉक टेस्ट पे ज़्यादातर ध्यान देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, मैथमेटिक्स की क्लास। मैथमेटिक्स, एसएससी मैथमेटिक्स कंप्लीट सिलेबस। क्या क्या अपना सिलेबस है, एक बार देखिए आप स्लाइड, क्या क्या सिलेबस है। ये आपके साथ पे सिलेबस है। आप देखेंगे नंबर सिस्टम, एचसीएफ एलसीएम नंबर सिस्टम हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया, डिविजिबिलिटी रूल हो गए, रिमाइंडर थ्योरम हो गई, सर्च एंड इंडिसेस हो गए। ये सारे के सारे जो 4 टॉपिक हैं आपके, ये नंबर सिस्टम में कवर हो जाते हैं। इसके बाद अर्थमेटिक का जो पोर्शन है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि अर्थमेटिक वाले पोर्शन में जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है वो आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रेशियो से ही सॉल्व करे जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप समझेंगे मेरे साथ में कॉन्सेप्ट एंड कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग फार्मेसी बैकग्राउंड से हैं, इसलिए आपको समझने में टाइम लग सकता है, पर आप कनेक्ट करिए मेरे साथ एंड सीखिए कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, एंड टाइम एंड वर्क में क्या बोल रहा है, टाइम एंड वर्क आ जाएगा आपका, टाइम स्पीड डिस्टेंस आ जाएगा, पाइप एंड सिस्टम हो जाएगा, एंड ट्रेन एंड बोट्स हो जाएगा। इसको एक यूनिट मान लीजिए कि ये एक यूनिट अलग है, अर्थमेटिक में ये यूनिट अलग है एंड नंबर सिस्टम में ये यूनिट अलग हो गई। इसके बाद ज्योमेट्री में आपके लाइन्स एंड एंगल हो गया, ट्राइंगल हो गए, सर्किल हो गए, क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगन्स हो गए। ठीक है,
इसके बाद मेंसुरेशन आती है आपकी, जिससे आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चंस फिक्स है ये कि मेंसुरेशन से आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका प्रिज्म एंड पिरामिड, जो बच्चे ग्रेजुएशन वाले हैं उनको प्रिज्म एंड पिरामिड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एरिया पेरीमीटर 2D, वॉल्यूम 3D शेप का, एंड कोन सिलेंडर स्पेयर फ्रस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है अलजेब्रा एंड डीआई, ये भी एक अपने आप में अलग पोर्शन है। लीनियर इक्वेशन हो गई इसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, डीआई हो गई। डीआई आपको मोस्टली एक एग्जाम में आपके एग्जाम में एक डीआई 25 क्वेश्चन में एक डीआई 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन की आपको जरूर देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, मैं आपके सामने 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लाया हूँ, आप इसको बढ़िया से अंडरस्टैंड करेंगे। आप एक बार देखेंगे कि सिलेबस में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ये क्वेश्चंस एसएससी के प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यही लेवल आपको देखने को मिलेगा। और आपको अपनी कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर, 1 से लेकर 30 तक के क्यूब तो लर्न होने चाहिए। 7 तक 20 तक टेबल तो मस्ट लर्न होना, 20 तक टेबल आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी उतना ज़्यादा आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एंड आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो लेवल बहुत हाई देखने को नहीं मिलेगा, बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आपको फार्मूले पे पकड़ होनी चाहिए, एंड जो है आप देखेंगे कि आप अपना एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने क्लास का मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास इज द HCF ऑफ 2 numbers is 11 and their LCM is 7700 if one of the number is 275 what is the other number। मैंने तो एक बार क्वेश्चन पढ़ दिया, आप भी एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे, इसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट बताता जाऊंगा साथ साथ में, और आप सीखते जाएंगे। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन रीड किया होगा। क्वेश्चन बोल रहा है द HCF ऑफ 2 numbers is 11 एंड देयर LCM is 7700 इफ वन ऑफ द नंबर इज 275 व्हाट इज द अदर नंबर। जब भी आपको इस तरीके का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दिखे तो आपको एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट होता है क्या, कॉन्सेप्ट इज HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट जो है ये अप्लाई होता है। कभी भी आपको 2 नंबर दे दे, HCF LCM का मल्टीप्लाई पूछ ले, कभी भी आपको HCF दे दे, 2 नंबर दे दे, LCM पूछ ले, इनसे जितनी भी वैल्यू फाइंड करी जा सकती है इस फार्मूले से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है, इफ द HCF ऑफ 2 नंबर इज 11, HCF इज 11 है एंड देयर LCM इज 7700 है, एंड इफ वन ऑफ द नंबर इज 275, आपको सेकेंड नंबर फाइंड करना है। मैंने माना सेकेंड नंबर जो है वो x है। ठीक है, सेकेंड नंबर जो है वो x है। अब आप 275 को नीचे ले आएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइस में आ जाएगा 275, 7700 एंड 275। जब आप इसको डिवाइड करेंगे आप देखेंगे 11 2 22, 5 11 5 55 एंड 25 4 जा होता है 100। तो आप सीधा 77 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन की बहुत सारी ट्रिक बताई जाती हैं। मेरा ये मानना है कि आप पहले बेसिक कैलकुलेशन करिए, इसके बाद जब कैलकुलेशन में आप प्रो हो जाएंगे, धीरे धीरे आदत हो जाएगी आपको कैलकुलेशन करने की, तो आप देखेंगे कि आप अपने आप से भी ट्रिक बना पा रहे हैं। जैसे 77 में 4 का मल्टीप्लाई करना है, मुझे 77 में 4 का मल्टीप्लाई करना है, ऐसे थोड़ा सा टफ हो जाएगा। मैं 70 में 4 का मल्टीप्लाई कर लूँगा, मुझे पता है कि 7 4 जा 28 होता है एंड 7 4 जा 28 होता है। मैं इसको ऐड कर दूंगा, 8 2 10 1 308। ठीक है, कोई बच्चा पूरा मल्टीप्लाई करेगा, कोई क्या करेगा कि 70 में पहले 4 का मल्टीप्लाई कर लिया, 7 में 4 का मल्टीप्लाई कर लिया, इसके बाद मैंने ऐड कर दिया। आप देखेंगे कि आपको थोड़ा जो आंसर है वो क्विकली मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए आप ऐसे वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क करना है आपको। ठीक है, तो आपका जो आंसर आया 308, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी को ये वाला जो कॉन्सेप्ट है एंड ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, एक बार आप रीड करें, इसके बाद मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। कोई भी आपको क्वेश्चन देखे, सबसे पहले आपका काम होना चाहिए क्वेश्चन को थोरोली गो थ्रू करना है, एक बार रीड करना है पूरा का पूरा। ठीक है, रीड करिए।
आपने देखा अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20% and then decreased by 20%, then the net change in the number is, परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको 20%, 20% परसेंट का मतलब होता है हमने डिवाइड कर दिया 100 से, 100 से जब मैंने डिवाइड किया तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 2 5 10 इक्वल टू में मिला 1/5। आपको आगे से जब भी 20% दिखे, आगे से जब भी आपको 20% दिखे तो आप हमेशा उसको ट्रीट करेंगे कि ये 1/5 लिखा, ठीक है। या जब 1/5 दिखे आपको इसका वाइस वर्सा तो आप ऐसे देखेंगे कि ये 20% लिखा है। यहां तक बात क्लियर हो गई? जी सर हो गई। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। एक नंबर मैंने मान लिया, मैं इसको बिल्कुल बेसिक से आपको अगर बताऊं तो एक नंबर मैंने मान लिया कि नंबर है 100, नंबर क्या है 100 है, पहले मैंने उसको 20% इंक्रीज किया, 20% इंक्रीज किया, यानी कि या तो मैं क्या लिखूं, 20% इंक्रीज है, कोई भी चीज़ अपने आप की 100% होती है, उसमें जब 20% इंक्रीज करेंगे तो वो 120% हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स आपको क्या लिखना है, आपको 120% या 120/100। आप देखेंगे कि इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 6/5, बनेगी 6/5 बनेगी, ठीक है। या 20% इंक्रीज करना है, 20% इंक्रीज करने का बेस्ट मेथड ये होता है कि आपको पता है 20% की जो वैल्यू होती है, फ्रैक्शन की वैल्यू होती है, वो 1/5 होती है। ये हो गया बेस, ठीक है, ऊपर, यानी कि 5 में हमने कितना इंक्रीज कर दिया, 1 इंक्रीज कर दिया, प्लस का 1 मैंने इंक्रीज कर दिया, और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो हमने मतलब क्या कर दिया, 6/5 कर दिया। जब आपने इसको सॉल्व किया था तो आपने देखा कि यहां पर भी 6/5 ही बना, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। पहले मैंने जब इसको 6/5 किया, मैंने 120% कर दिया, या इस 6/5 की जगह मैं 100 का 120% जब आपको निकाल के दिखाऊं तो भी यही फ्रैक्शन बनेगी, 2 6 एंड 5। क्या क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सर? 6/5 कर दिया, ये एक नया नंबर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, 26 हो जाएगा 120। ये मैंने इसमें 20% इंक्रीज कर दिया, ठीक है। और एक चीज, 100 में 100 का जो 20% होगा वो 20 होगा, 100 का 20% 20 होगा, तो डायरेक्ट आप 100 में 20 भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको सारे बेसिक्स बताते चल रहा हूं जिससे आपको क्वेश्चन समझने में कहीं भी दिक्कत ना आए, ठीक है। आपको जिस मेथड से समझ में आए आप उस मेथड को अपना सकते हैं, ठीक है। 120 हो गया। अब क्या बोल रहा है, देन डिक्रीज्ड बाय 20%, उस नंबर को बाद में 20% डिक्रीज कर दिया। आपको पता है 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/5 होती है, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। अभी हमने +1 किया था इंक्रीज करने के लिए, अब हम 5 में -1 कर देंगे, यानी 120 का 4/5, 4/5। आप जब 80% की फ्रैक्शन बनाएंगे, 80% की जब आप फ्रैक्शन बनाएंगे, परसेंटेज हटाएंगे, तभी तो आप 100 का डिवाइड करेंगे। परसेंट हटाने के बाद आप देखेंगे कि जो फ्रैक्शन बनेगी वो 4/5 बनेगी, जो कि ये। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि 20% इज इक्वल टू 1/5 होता है। आपको पता है जब 20% में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना परसेंट बनेगा, 40% बनेगा। आप इधर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 40% की फ्रैक्शन बन जाएगी आपके सामने 2.5, ठीक है। आपको पता है कि जब इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60% मिल जाएगा, तो हमें 60% की फ्रैक्शन के लिए इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/5, ठीक है। क्लियर हुआ? एंड जब आपको 80% करना है, 80% के लिए उसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको पता होना चाहिए 4/5, ठीक है। ये कुछ फ्रैक्शंस हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, ये आपके आगे कैलकुलेशन में भी यूज होंगी, काफ़ी बार ये रिपीटेड फ्रैक्शन होती है, ठीक। मैंने आपको बताया कि एक नंबर का पहले मैंने 20% इंक्रीज कर दिया, ठीक है। इसके बाद 120 का मैंने 20% डिक्रीज कर दिया, 4/5 कर दिया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, 4 2 10 बचा 2, 24 × 4, यहाँ पर आपको मिला 196। यानी कि आपने स्टार्ट जब किया था तो आपने 100 से स्टार्ट किया था,
किससे स्टार्ट किया था? 100 से स्टार्ट किया। अब जो आपका नंबर बन रहा है फाइनल 20% इंक्रीज करने के बाद, 20% डिक्रीज करने के बाद वो नंबर बन रहा है 96। आप देखेंगे 100 से 96 पर आ गए। अच्छा, 100 हमेशा परसेंटेज में 100 के नियर इसलिए रखते हैं, 100 से कैलकुलेशन करना बहुत ही ईजी होता है। अगर आपसे 100 का 10% पूछ दिया जाए, यानी कि 10% की फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए 1/10 होती है। 100 का 1/10 करोगे तो 10 आएगा। 20% पूछ लिया जाए तो 20 आएगा। 30% 30 आएगा। ठीक है, आपने देखा कि 100 से सीधा मैं किस पे पहुंच गया? 96 पे पहुंच गया। 4 की कमी हो गई। ठीक है, 4 की कमी हो गई, यानी कि सीधा का सीधा हमें क्या हुआ? 4% डिक्रीज हो गया। 4% डिक्रीज हो गया। या अगर हम परसेंट से भी निकालें, 4 की डिक्रीज हुई, किस पे हुई? 100 पे हुई। परसेंटेज के लिए हमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100। 4 से 4 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 4%। ठीक है, एक बार समझिए इस क्वेश्चन को। ये कैलकुलेशन हो गई, ये मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी। सवाल करने, सॉल्व करने के तरीके सीखिए, आप एक्सप्लोर करिए थोड़ा सा। ठीक, एंड अब ये सीख गया। इसके बाद मैं जब हम इरेज करता हूं इस क्वेश्चन को, जो सॉल्यूशन मैंने किया है इसको इरेज किया मैंने। अब जब भी आपको आगे से सिंपल सी कैलकुलेशन दिखे, यानी कि 20% दिखे, 10% दिखे, या ऐसी कोई दिखे नंबर जो 100 से कट सकता हो इजिली। ठीक है, कोई भी नंबर को हमने 20% घटाया, यानी कि पहले x% उसको इंक्रीज किया, फिर उसको x% हमने डिक्रीज कर दिया, यानी कि 20% बढ़ाया, 20% डिक्रीज किया, तो उसमें जो ओवरऑल डिक्रीज होगा ना, उसमें जो ओवरऑल डिक्रीज होगा, ओवरऑल डिक्रीज होगा वो होगा माइनस का x² अपॉन 100। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो इसमें आप ये सिंपल सा मेथड भी अपना सकते हैं। आप कहेंगे सिर्फ फिर पिछली बार आपने ये जो लास्ट सोल्यूशन बताया इतना लंबा क्यों बताया? ये लंबा मैंने इसलिए बताया कि आपको एक बार नॉलेज हो, फ्रैक्शन की भी नॉलेज हो, धीरे धीरे आप सीखें, चीज़ों को एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ पर काम आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने देखा ओवरऑल जो डिक्रीज हुआ वो x² अपॉन 100 हुआ। इसमें 20% है तो 20% का माइनस का x² किया, 20 का स्क्वायर आपको पता है 400 होता है, अपॉन में हो गया 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई तो आप देखेंगे 4% माइनस का 4% लिखा है, यानी कि डिक्रीज हुआ है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आई होप आप सभी को ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक बार रीड करें और बताएं। A shopkeeper buys an article at 360 and sells it a loss of 15%. What is the selling price? अब मैं आपको बताऊं, क्या बताऊं कि जो कॉस्ट प्राइस होता है एंड सेलिंग प्राइस होता है एंड मार्केट प्राइस होता है, ये क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो होता है, सपोज करो कि आप जो है एक बिजनेस ओपन कर रहे हो अपना। ठीक है, आपको एक बिजनेस रन करना है। बिजनेस रन करने के लिए आपको बाहर से प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। खरीदा आपने प्रोडक्ट एंड उस पर आपको कुछ प्रॉफिट रखना होगा, उसके बाद उसको सेल करना होगा। ठीक, और आजकल ऑनलाइन में डिस्काउंट भी चलता है। आप देखेंगे उसकी एमआरपी जो है वो 7,000 पड़ी है, डिस्काउंट के बाद उसको मिल रहा है आपको वो केवल 2,000 का मिल रहा है। यही चीज़ अगर आपको इसमें करनी है तो हमारा मतलब ये हो गया कि हमने कोई चीज़ 1,000 की खरीदी, जो मेरी जेब से पैसा गया उस प्रोडक्ट को खरीदने में, वो हो गया कॉस्ट प्राइस। क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। इसके बाद हमने जो मार्केट में अंकित किया, जो मार्केट को मैंने दिखाया, मार्केट को मैंने दिखाया कि ये प्रोडक्ट 7,000 का है, वो हमारा क्या हो गया? मार्केट प्राइस हो गया। 7,000 क्या हो गया? मार्केट प्राइस हो गया। अब फ्लिपकार्ट पे सेल आ गई, तगड़ी वाली सेल आ गई, तो इस पे क्या हुआ? डिस्काउंट दे दिया आपने। आपने बोल दिया कि मैं इस प्रोडक्ट को केवल और केवल 7,000 लिखा है, ये मेरा एमआरपी है, लेकिन मैं बेचूंगा किस पे? 2,000 पे बेचूंगा। कस्टमर भी समझे बढ़िया स्कीम है, अच्छा खासा डिस्काउंट है, ले लेते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सेल हो गए। यही बिजनेस होता है। ठीक है,
लेकिन लेकिन आपने तो 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे और 2,000 रुपये बेच दिए, यानी कि 1,000 रुपये आपने प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करे, 1,000 रुपये उसमें प्रॉफिट भी कमा लिया आपने। आपने तो 100% का प्रॉफिट कमा लिया, 100% का प्रॉफिट कमा लिया। अब आप कहेंगे सर मैंने छूट कितनी दी प्रोडक्ट पे, कितनी छूट मेंशन करी, तो आप देखेंगे 7,000 का जो प्रोडक्ट था, जो एमआरपी थी 7,000 की थी, मैंने सेल करा उसको 2,000 पर, यानी कि छूट कितने की दे दी, 5,000 की दे दी छूट। कितने पे दे दी, टोटल मार्केट प्राइस पे छूट दी मैंने, मार्केट प्राइस पे। तो 7,000 पे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, 30 ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, 5/7 500 अपॉन 7 बचेगा, 7 7 जा 49, 71 पॉइंट कुछ परसेंट की आपको छूट दे दी। ठीक है, आपका प्रोडक्ट सेल हो गया एंड आपका जो प्रॉफिट बना, 1,000 रुपये कॉस्ट प्राइस था, 1,000 रुपये आपने उस पर प्रॉफिट बना लिया, तो आपका 100% प्रॉफिट भी हो गया। आप आई होप आप सभी को कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस के बारे में आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर वाइज एन आर्टिकल रेस 360। एक जो शॉपकीपर है वो आर्टिकल खरीद रहा है, कितने पे खरीद रहा है, शॉपकीपर एक आर्टिकल खरीद रहा है, इसका यानी कि जो कॉस्ट प्राइस हो गया ये हो गया 360 एंड सेल्स इट अ लॉस ऑफ 15%। सेल्स इट अ लॉस ऑफ 15%। एक चीज ध्यान रखेंगे, आपने 1,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा था, वो आपने 100% इन्वेस्ट किया था अपना। कितना इन्वेस्ट किया था, 100% इन्वेस्ट किया था। ठीक, आपने 100% इन्वेस्ट किया था और उस पर 15% आपको लॉस हो गया, 15% आपको लॉस हो गया। कोई भी चीज़ आपने 100 रुपए की खरीदी, 15% उसको लॉस हो गया, आपको लॉस हो गया 15% का, यानी कि आपने वो चीज़ 85 पर सेल करी, 85 पर सेल करी। यही कॉन्सेप्ट, बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि ये कॉस्ट प्राइस जो था वो 360 रुपये था। कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना परसेंट होता है, 100% की जो वैल्यू है वो 360 थी। ठीक, अगर हम इसको 15% प्रॉफिट पर बेचते तो हमें 115% की वैल्यू बतानी होती। ठीक है, लेकिन हमने इस प्रोडक्ट को जो सेल किया है वो 15% लॉस पर सेल किया है, यानी कि 100% तो मैंने मार्केट दे के खरीदा था, 15% लॉस हो गया, यानी कि जब मैंने प्रोडक्ट बेचा उसके बाद भी पैसा मेरी जेब से चला गया, मुझे प्रॉफिट नहीं मिला, 15% का लॉस हो गया उस प्रोडक्ट पे। यानी कि 100% जो वैल्यू थी उसमें जब मैंने 15% माइनस किया तो मैं बचा 85%। 85% की अगर वैल्यू पता चल जाए तो हमें सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा कि उसने कितने पे बेचा। और इसके दो मेथड, क्या मेथड है, क्या कैसे निकाल सकते हैं, 360 का सीधा सीधा आप कितना परसेंट निकाल दें, क्योंकि 360 जो है वो अपने आप में 100% है, 100% है। हमें वैल्यू निकालनी है 85% की, तो हम लिखेंगे 85/100, 85/100। अभी मैंने क्या बताया, अभी अगर आप एक चीज़ देखें, 20% की फ्रैक्शन मैंने आपको बता दी, लेकिन आप 5% की फ्रैक्शन देखें, 5% की फ्रैक्शन होगी 5/100, यानी कि 1/20। अच्छा, मैंने ये भी बताया अगर आप 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10% बनेगा, यहाँ पर भी 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10/20 बनेगा, तो 10% की जो फ्रैक्शन होगी वो 1/10 हो जाएगी, 10% की जो फ्रैक्शन होगी वो 1/10 हो जाएगी। 5 2 10 हो गया, 2 कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती, 2/20, तो ये 10% की जो फ्रैक्शन बनी ये आपकी बनी 1/10। ठीक, इसी तरीके से आपको पता है 5 में जब आप 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 5 जा 85 होता है। तो 85 की जो फ्रैक्शन बनेगी, 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, 85 की जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 17/20। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब भी आप देखेंगे 17/20, 5 1 जा 5 बचा 3, 5 7 जा एंड 5 2 जा 10, तो आपको वैल्यू तो वही मिली 17/20। तो सीधा सीधा 85% यानी कि 17/20 निकाल देना है इसका, ये हो गया 18 एंड 17। अब हमें क्या करना है, हमें 18 में मल्टीप्लाई करना है 17 का, सीधा सीधा आप करें, इसको क्या लिख लिया मैंने, 18 है, 18 20 के थोड़ा सा करीब है, तो उसको हमने लिख लिया 20 - 2 और मल्टीप्लाई 17, 340 माइनस का 34। आपको पता है 306 जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 306 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी को कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस के बारे में पता चला होगा एंड ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे होंगे इजिली।
सिर्फ आपको परसेंट, या तो आप फ्रैक्शन लगा दो 85 क्योंकि 15% लॉस पर बेची है ना, 100% पे कोई चीज खरीदी थी उसने, 15% लॉस पर बेची, उसने 85 पर सेल करी। या तो सीधा 85/100 कर दो, या उसकी फ्रैक्शन मैंने बना ली, आपको पता है 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती है। इसी तरीके से 85 की फ्रैक्शन 17/20 हो गई, मैंने फ्रैक्शन बना ली, यहाँ पर सीधा सीधा फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने अपना आंसर फाइंड कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, रीड करिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है अ सम ऑफ 5000 अमाउंट्स 6200 in 4 years at a simple interest, find the rate of interest per annum, find the rate of interest per annum। SI एंड CI से ये क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, जहां पर P इक्वल टू होता है प्रिंसिपल, P इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, एंड R इक्वल टू आपका होता है रेट, एंड जहां पर T इक्वल टू होता है वो होता है टाइम। T इक्वल टू होता है क्या, टाइम। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो अमाउंट है, अमाउंट किसको बोलते हैं, अमाउंट उसको बोलते हैं जिसमें प्रिंसिपल भी शामिल होता है, प्रिंसिपल भी शामिल होता है प्लस इंटरेस्ट भी शामिल होता है। जब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है जो, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को ही हम लोग अमाउंट बोल देते हैं। ठीक है, क्लास बोरिंग नहीं होनी चाहिए सर, आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है और क्वेश्चन मेरे साथ साथ में सॉल्व करने हैं। ठीक है, कोई बच्चा लेट के देख रहा है, नींद में देख रहा है, नहीं, उठ जाओ, मुंह धुल के आओ, कॉपी पेन उठाओ, उसके बाद क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखें, वहां से सॉल्व करें। ठीक है, तभी आपके दिमाग में मैथ्स घुसेगी। आप सोचे कि मैं लेटे लेटे केवल फोन में क्लास देख रहा हूं, उससे मैथ्स आ जाएगी, नहीं है, बिल्कुल नहीं आएगी। आपको सीधा सीधा पेन कॉपी लेनी है, उस पर प्रैक्टिस करनी है, जितना ज़्यादा आप पेन कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैंने अमाउंट बता दिया, अ सम ऑफ 5000, मैंने 5000 रुपए किसी को दिए या किसी बैंक में डाल दिए। बैंक सिंपल इंटरेस्ट देती है, कितना सिंपल इंटरेस्ट देती है, 4 साल में, नहीं, बैंक ने क्या हुआ, 4 साल के लिए मैंने पैसे डाल दिए, 4 साल बाद जब मैं पैसे निकालने गया तो जो इंटरेस्ट बैंक ने हमें दिया वो 1200 रुपए का दिया। भाई जो अमाउंट बना, आपको अमाउंट कितना दिया गया, अमाउंट मैंने आपको बताया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो आपका प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो तो 5000 रुपए है, आपको इंटरेस्ट और जो अमाउंट है वो कितना है, 6200 है। तो जब आप इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट इक्वल टू आपका आ जाएगा 1200 रुपए, 1200 का इंटरेस्ट मिला, 1200 का ही इंटरेस्ट मिला। अब आप इस फार्मूले में इस वैल्यू को पुट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। आपको फाइंड क्या करना है, आपको रेट फाइंड करनी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिला, 1200 का मिला, आपका प्रिंसिपल कितना है, 5000 का प्रिंसिपल है, एंड जो आपकी रेट है ये आपको फाइंड करनी है। टाइम आपको दिया गया है 4 ईयर्स का, और आप डिवाइड कर देंगे 100 से, तो आप देखेंगे 20 कैंसिल हो गई, 50 2 100 हो गया, 2 2 4 हो गया, जो आपकी रेट आई निकल के 2 6 12 हो गया, रेट इज इक्वल टू 6%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके बाद जिन बच्चों को आता है वो सॉल्व कर लेंगे, जिनको नहीं आता है थोड़ा सा वेट करेंगे, पर क्वेश्चन एक बार अच्छे से रीड करिए, आप रीड करिए। आपने देखा द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 फॉर 2 ईयर्स, जब आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, रेट सेम दी हो, रेट सेम दी हो या रेट अलग अलग दी हो, ठीक है, इसका फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ
2 ईयर्स, जिससे आप जल्दी सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये फार्मूला होता है, ठीक है। जहाँ पर a फर्स्ट ईयर की रेट हो गई, b 2 ईयर्स की रेट हो गई, जब आपको 2 साल का निकालना हो, ठीक है, तभी ये फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। अदर मत करना, मैं इस टाइप के लिए जो फार्मूला सुटेबल है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी जो कंपाउंड इंटरेस्ट की डिटेल है जब पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे, ठीक। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट ये होता है कि 100 रुपए पर 5% अगर ब्याज लग रहा है तो 100 रुपए पे हमें 5 रुपए मिल रहे हैं हर साल। सीआई जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ठीक है। जैसे अगर मैंने 100 रुपए सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किए, जिसपे हमें 5 नहीं, मान लो मैं 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमने 2 साल के लिए इंटरेस्ट जब हमने इन्वेस्ट किए तो 10 का हमें 2 साल के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें 20% इंटरेस्ट मिलेगा, सीधा सीधा, यानी कि पहले साल में 10 रुपये मिलेगा, दूसरे साल में भी 1000 रुपये पे 10 रुपये मिलेगा, ठीक। जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 100 रुपये, तो पहले साल तो 100 पे सीधा सीधा कितना लगेगा, 10% ही लगेगा, यानी कि 10 रुपये। जब आप दूसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जाएंगे तो 100 पर 10% तो लगेगा ही लगेगा, यानी कि 10 रुपये। जो 10 रुपये आपका ब्याज बना था, इस पर भी 10% इंटरेस्ट लग जाएगा, इस पर भी 10% इंटरेस्ट लग जाएगा। तो जब 10 का 10% निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी कि आपको 2 साल में 21 रुपये ब्याज पड़ा। आई होप चीज़ें क्लियर हुई हो गई, ठीक है। ये वाली अपने वैल्यू दे दी आपको 2 ईयर्स एट 10% पर एनम। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब भी आपसे पूछे 10% टू एनम, यानी कि 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए 10% पूछे तो सीधा सीधा आप 21 रखेंगे, 21% आता है। यहाँ पर इस वैल्यू में पुट करेंगे तो 10 प्लस का 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 100 हो जाएगा अपॉन 100, यानी कि ये आपका सीधा सीधा 21% मिलेगा, 21% मिलेगा। 21% आपको किसका निकाल देना है, जो आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना है 8000 है, 21% निकालने के लिए अपॉन डिवाइड कर दिया 100 से, तो 21 8 जा होता है आपका 8, 8 2 जा 16, एक जीरो लगा दी 1680, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, 2 numbers आर इन द रेशियो ऑफ 3:5, इफ 9 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच द रेशियो बिकम्स 12:23, फाइंड द स्मॉलर नंबर, फाइंड द स्मॉलर नंबर। 2 numbers आर इन द रेशियो, आपने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा, अब मैं सॉल्व कराता हूँ। 2 नंबर जो हैं वो 3:5 में है, 3:5 में है। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जब आप बेसिक सॉल्व करें तो बहुत ही कम टाइम में सॉल्व करें। बेसिक से सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन जब आप सॉल्व करें तो कम टाइम में सॉल्व करें। देखते हैं, 3:5 था, मैंने मान लिया कि ये 3x/5x है, ठीक है, 3x/5x है, 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, 3x - 9 कर दिया, अपॉन में 5x - 9 कर दिया, तो हमारा जो रेशियो बना वो 12/23 बना। हम इसमें क्रॉस का मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 3 हो जाएगा 69x माइनस 23 9 जा 23 9 जा 9 2 जा 18, 20 से मल्टीप्लाई किया, 9 2 जा 18, 180 बना, 180 बन गया, और 9 3 जा 27, यानी कि हमें 207 मिल गया, इज इक्वल टू 12 5 जा 60x हो गया, माइनस का 108 हो गया। जब आपको सॉल्व करेंगे इसको तो 69x माइनस का 60x इज इक्वल टू 108 प्लस का 207, माइनस का 108 है, प्लस का 207 है, 9x इज इक्वल टू, जब आप माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 99, x इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11 मिल गया आपको। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्मॉलर नंबर, जो x 11 है, जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे एक वैल्यू 33 बनेगी, एक वैल्यू आपकी 55 बनेगी, ठीक है। अब ये 2 वैल्यू बन गई, आपने स्मॉलर नंबर पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए 33 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ये मैंने बिल्कुल बेसिक से सॉल्व किया, एक इसका मेथड और हो सकता था 3:5, इसी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 3:5, और फिर जब हम इससे 9 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 9 माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो रेशियो बनता है वो 12:23 का बनता है। कब बनता है, जब मैंने इससे -9 सब्ट्रैक्ट किया, 9 सब्ट्रैक्ट किया,
एक बार इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, तो बनेगा क्या, 12 9 हो जाएगा 108, 23 नेमा 23 9 हो जाएगा 207, एंड ये वाली भी ऊपर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 23 3 हो जाएगा 69, एंड 12 5 हो जाएगा 60। ठीक है, आपने देखा 69 60 इधर भी है, एंड 207 एंड 108 इधर भी है। आप यहाँ से ऊपर डिफरेंस लेंगे और नीचे से भी डिफरेंस लेंगे, तो यूनिटरी मेथड इसको लेंगे, 9 यूनिट इज इक्वल टू, जब डिफरेंस लेंगे 99 आ जाएगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 11 आ जाएगी। आपसे स्मॉलर वैल्यू पूछिए, स्मॉलर वैल्यू आपकी 3 है, तो जो आंसर आएगा 33 आएगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन रीड करिए। स्टूडेंट्स, ब्रेन डेस्क ईडीयू आपके सहयोग में लगातार बना हुआ है, एंड आपके लिए एक मॉक टेस्ट की जो एक और जो नया मॉक टेस्ट है वो आपके लिए आयोजित किया गया। आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक पिंड है, एंड मॉक टेस्ट को एक्सेस करिए, वहाँ से मॉक टेस्ट लगाइए, अपनी परफॉर्मेंस चेक करिए। ठीक है, लगातार प्रैक्टिस से सक्सेस दिलाएगी आपको। ए कैन डू आ वर्क इन 12 डेज। ए जो है वो कितने 12 डेज में एक वर्क करता है। ठीक है, एंड वी कैन डू इट इन 18 डेज। बी जो है उस कार्य को 18 दिन में करता है। ठीक, इन हाउ मेनी डेज कैन दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना होगा। टोटल वर्क निकालने के लिए 12 एंड 18 यानी कि ए एंड बी के जितने भी दिन में काम कर रहे हैं, इसका मुझे एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले क्या करें, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। इसके बाद 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 इसका एलसीएम आ गया, ये टोटल वर्क आ गया। अब ए जो है वो टोटल वर्क 12 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना वर्क कर रहा है। एक दिन में वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 36 को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो ये आ जाएगा 3। 18 को डिवाइड कर देंगे 36 से, ये आ जाएगा 2। ये जो मैंने 3 एंड ये 2 निकाला, ये इफिशियंसी बोली जाती है। इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता। ए की कार्य क्षमता 3 यूनिट्स पर डे है, एंड बी की कार्य क्षमता 2 यूनिट्स पर डे। ठीक, ए जो है वो एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तभी वो 12 डे में 36 यूनिट काम कर पा रहा है। आई होप आप सभी को चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, एंड अब वो क्या पूछ रहा है, अगर ए एंड बी टुगेदर वर्क करें, यानी कि ए भी एक दिन में 3 यूनिट वर्क करेगा, बी एक दिन में 2 यूनिट वर्क कर पाता है, तो टोटल एक दिन में जो टोटल वर्क होगा वो अपना 5 यूनिट्स का होगा। यानी कि 36/5 जब आप कर देंगे तो आप देखेंगे 5 7 जा 35 बचा 1, 5 2 जा 10। ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करिए, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग पासेस अ पोल इन 10 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद रखना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, पूरा लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, एंड जब आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना हो, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5/18 से। ठीक है, जब आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर पर जाना हो, किलोमीटर पर आवर को जाना हो, तब आप मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। ये दो चीज़ें ध्यान रखेंगे। स्टूडेंट्स, आप एक चीज़ देखते होंगे, जब आप ट्रेन पर बैठते हैं, सपोज करो, विजुअलाइजेशन करो आप कि जब आप ट्रेन पर बैठते हैं, जब ट्रेन आपके स्टेशन पर आती है, पटरी पर खड़ी होती है, आगे प्लेटफॉर्म, जिसको पटरी पर ट्रेन होती है, प्लेटफॉर्म पे आप खड़े होते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ट्रेन आई और प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई। ठीक, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को जब पार कर जाएगी, पूरा प्लेटफॉर्म पार कर जाएगी, तो आप देखेंगे कि ट्रेन अपनी लेंथ तो पूरी पार कर गई होगी, अपने साथ साथ में प्लेटफॉर्म की भी लेंथ जो है वो पार करेगी, तभी तो ट्रेन पूरा प्लेटफॉर्म क्रॉस करेगी। विजुअल करिएगा, सोचिएगा इस पर।
दूसरी चीज़, जब एक ट्रेन एक पोल को पार करेगी, जैसे जो जब हम ट्रेन पे बैठे होते हैं विंडो सीट पे, तो हम देखते हैं बगल में खंबे लगे होते हैं सिग्नल वाले, तो वहाँ पर ट्रेन पार कर रही होती है खंबे को, तो खंबा तो जरा सा स्टिल है, थोड़ा सा है। जब एक ट्रेन एक खंबे को पार करेगी तो ट्रेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी डिस्टेंस को क्रॉस करेगी। जब ट्रेन एक पुल या एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो वो पुल की लेंथ भी क्रॉस करेगी, अपनी लेंथ भी क्रॉस करेगी, दोनों की लेंथ मिला के ली जाती है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे तो आप देखेंगे अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग, ट्रेन कितनी लंबी है, 200 मीटर लंबी ट्रेन है, एक पोल को पास कर रही है, यानी कि वो खुद की लंबाई को पास कर रही है, डिस्टेंस हो गई 200 मीटर, इज इक्वल टू स्पीड मुझे फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है, टाइम उसको लगता है 10 सेकेंड का, यानी कि स्पीड जो आई, ये किस में दिया गया है, मीटर में दिया गया है, ये सेकंड में दिया गया है, 10 इधर चला जाएगा तो जो अभी स्पीड आई ना निकल के वो कितनी आई, वो आई 20 मीटर प्रति सेकेंड। जब आप मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 2 72। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी को क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मैं आपसे फिर एक बार बोल रहा हूँ कि आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर। एक पाइप जो है वो, ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, प्लस 6 आवर में 6 घंटे लगते हैं। आपके घर में जो टंकी लगी है उससे एक पाइप तो जाता है, वो 6 घंटे में आपकी पूरी टंकी भर पाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी टैंक इन 9 आवर्स। कितने, 9 आवर्स में एक और पाइप है जो एम्प्टी कर देता है। सपोज करो जब आप अपनी मोटर ऑन करते हो, आपके लिए एक पाइप आया है जो आपको डायरेक्ट जो ग्राउंड वाटर है वो प्रोवाइड कर रहा है, और एक पाइप उसी पाइप से कनेक्ट होकर ऊपर गया है टंकी में, जो पानी टंकी में लेके जा रहा है। जब आप ग्राउंड वाटर सीधा आप एक्सेस करोगे, जब पाइप ऑन करोगे, नीचे से पाइप ऑन किया आपने, तो आप देखेंगे कि टंकी में पानी जाना वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप पानी नल से निकाल रहे हैं। ठीक, जब आपका वो नल ऑफ रहेगा तो आप देखेंगे टंकी में पानी थोड़ा स्पीड से जाएगा, टंकी जल्दी बढ़ेगी। ठीक, यही चीज इसमें भी अप्लाई है कि एक जो है अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी इट इन 9 आवर्स। 6 घंटे में एक पाइप पानी टंकी भर रहा है, दूसरा जो है वो 9 घंटे में टंकी खाली करे दे रहा है। हम सबसे पहले टोटल इनका टंकी की इफिशिएंसी निकाल देंगे, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। ये 3 2 हो जाएगा, ये 3 3 9 हो जाएगा, 9 2 18 हो जाएगा, यानी कि 6 3 18, 9 2 18, यानी कि ये +3 यूनिट पर आवर से टंकी को भर रहा है। जो बी पाइप है वो 2 यूनिट पर आवर से टंकी को खाली कर रहा है, क्योंकि माइनस लगा है, ये माइनस 9 घंटे में खाली कर रहा था, तो ये टंकी को खाली करने वाला पाइप है। अब ये पूछ रहा है इफ बोथ पाइप आर ओपनड, तो टोटल वर्क अपना 18 है, टंकी कितनी देर में भरेगी, 3 की तरफ 3 एफिशिएंसी है, 3 यूनिट से तो भरी जा रही है, लेकिन उसी सेम टाइम 2 यूनिट टंकी खाली हुई जा रही है, यानी कि 1 घंटे में टंकी भर रही है, वो सिर्फ 1 यूनिट भर रही है, तो उसको भरने में टोटल आपको टाइम जो लगेगा वो 18 आवर्स का लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, इन अ ट्राइंगल ABC एंगल A इज 70। एक हमने ट्राइंगल बनाया, इसको हमने नेम दे दिया ABC, एंगल A जो है वो 70 डिग्री का है, एंगल B जो है वो 60 डिग्री का है, एंड आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल C पे जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है उसका मेजरमेंट क्या होगा, मेजरमेंट क्या होगा। ठीक है, आप देखेंगे ये 60 हो गया, ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। ठीक है, तो 60 70 हो गया 130, 130 में जब आप 50 ऐड कर देंगे तो ये आपका थर्ड एंगल निकल के आ जाएगा। ठीक, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। जब आप ये देखेंगे कि ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है, लेकिन 180 डिग्री में 50 डिग्री तो यही कवर कर ही ले रहा है, माइनस का 50 कर देंगे, बाकी जो आपका 130 डिग्री आएगा ये आपकी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ गई। ठीक, ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी भी होती है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू नॉन एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ
टू नॉन एडजेसेंट एंगल्स। ये एक इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। यानी कि जो इससे जुड़े एंगल्स नहीं हैं उनका सम, तो 180 सम ऑफ टू नॉन एडजेसेंट एंगल, यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल का सम होगा वो 60 प्लस 70 के सम के इक्वल होगा। आंसर आपका सेम ही आएगा, 130 ही आएगा, ध्यान रखेंगे। आई होप आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, रीड करिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। आपको देखना है, क्या याद रखना है, जो पॉइंट्स आपके नोट करने लायक हो ना वो आप कॉपी एक बनाइए, वहाँ पर नोट करते जाइए और उसको डेली बेसिस पे रिवीजन करते जाइए, ठीक है, तभी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। ध्यान रखिए इस बात को। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस आपको पता है सर्कल की, सर्कल CIRCLE, सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है, सर्कमफेरेंस यानी कि जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। सर्कल की जो सर्कमफेरेंस यानी कि 2 पाई आर गिवन है आपको 44। पाई की वैल्यू, अच्छा पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है एंड पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है। मोस्टली क्वेश्चन में गिवन रहता है कि आप पाई को 22/7 यूज़ करेंगे या 3.14 यूज़ करेंगे, ठीक है। 2 इंटू 22/7 आर की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है इज इक्वल टू 44। 22 2 होता है 44, 44 से 44 कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू आ गई 7। आपसे पूछ रहा है एरिया होता है आपका, एरिया क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, 22/7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 7 जा होता है 154 सॉरी, 7 2 140 एंड 14, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर जो 12 बोल रहा है आपका, एक बार क्वेश्चन रीड करिए फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर 7 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। रेडियस 7 है, हाइट 10 है, रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सिलेंडर के सारे फार्मूले यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एंड इसका जो टीएसए होता है, टीएसए इज इक्वल टू वो होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। एंड इसका नहीं, सीएसए होता है। सीएसए क्या होता है, सी ऐसे होता है 2 पाई आर एच। टीएसए जो इसका होता है वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ठीक है। मेंसुरेशन जो सारी की सारी होती है आपके एग्जाम में, जितनी मेंसुरेशन पूछी जाती है टोटल मेंसुरेशन फार्मूले वेस्ट पूछी जाती है। इसके अलावा आपसे कोई अलग क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो आपको फार्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, आपके क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व होंगे, ठीक है। ये सारे के सारे मैंने आपको सिलेंडर के फार्मूले 3 बता दिए। अब आपसे क्या बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। 2 पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर की वैल्यू हो गई 7 एंड 7 प्लस 10, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 2 जा हो गया 44 मल्टीप्लाई 70, 17 4 जा हो गया 680, 17 4 जा 68, इसको ऐड कर दीजिए 748। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। फॉर्मूले आप कॉपी में नोट कर लेंगे एंड रिवाइज करते चलेंगे साथ साथ में डेली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन सिंपल सा है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, ये आपने क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करे होंगे। इक्वेशन 2 मान लिया, एक प्लस एक माइनस है तो बाई को इक्वल कर लीजिए। प्लस का 6 आपको पता है, प्लस का 6 माइनस का 6 होगा तो आपने आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 3 का इस वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बनेगा, 4x प्लस का 6y इज इक्वल टू 24 एंड 9x माइनस का 6y इज इक्वल टू 15, ठीक। प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 9 4 13x इज इक्वल टू 9 39, x इज इक्वल टू 3, ठीक। 3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हमें मिल गया। x की वैल्यू जो आई वो 3 आ गई।
एक हमने बाई को इक्वल कर लिया, प्लस माइनस था, माइनस कर दिया, बाई कैंसिल आउट हो गया, एंड 6 ऐड करके जब हमने निकाला तो आपकी जो वैल्यू आई x इक्वल टू 3 आई। आई होप आप क्वेश्चन समझे होंगे इजिली। ठीक है, 14 क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, ये आपका हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, एंड जो नीचे होता है वो आपका बेस हो गया। ठीक, आपने देखा बेस हो गया। ठीक, अब जो होता है साइन थीटा, ऐसे याद रखो, लाल बटे कक्का, LAL अपॉन की टी। ठीक है, साइन थीटा कैसे, ये साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा हो गया, ये टेन थीटा हो गया, इसके बाद कॉट सेक, कॉसेक, कॉसेक का मतलब कर्ण अपॉन लंब। ठीक है, ऐसे ध्यान रखेंगे साइन थीटा आपको, और इसमें आपको जो ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट ध्यान रखना है, ट्रिपलेट आप थोड़े से ध्यान रखिए, मैं आपको बता दूं 3 4 5 एंड 5 12 13 7 24 25 9 40 41 8 15 17। ठीक है, 8 इतने जो ट्रिपलेट जो हो गए आपके 7 24 75 हो गए, एंड 9 14 41 हो गया, 8 8 15 17 हो गया, 9 40 41 हो गया, 7 24 25 हो गया। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट आपके हो गए। ठीक है, 9 के बाद आप एक ट्रिपलेट और लिख सकते हैं इसमें, 11 60 61। ठीक, यहाँ तक जो ऐसे कुछ ट्रिपलेट हैं 11 60 61, ये सारे के सारे आपके एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। ठीक, यहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, आपने क्या देखा, 11 60 61। ठीक, ये सारी ट्रिपलेट हो गई। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, इस ट्रिपलेट में आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नेक्स्ट बनेगा 6 8 10, ये भी एक ट्रिपलेट बनेगा। तो जो ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट को मल्टीप्लाई से भी सीखा जा सकता है, यानी कि किसी ट्रिपलेट में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो वो भी ट्रिपलेट ही बनेगी, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक, आते हैं अपने क्वेश्चन पर। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, जो साइन थीटा दिया है मेरे को, कितना दिया है, 3 एंड 5 दिया है। साइन थीटा होता है लंब अपॉन कर्ण। ठीक, तो लंब यानी कि परपेंडिकुलर हो गया 3, आपका जो हाइपोटेनियस हो गया वो हो गया 5। तो बेस आपको ट्रिपलेट पता होनी चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल में ये सारे ड्रॉ होते हैं। ठीक है, 3 4 5, तो जो बेस होगा वो 4 निकल आएगा। ठीक, एक जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो भी मैं आपको बता दूं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब हमें वैल्यू पता चल गई, टेन थीटा पूछ रहा है, टेन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, टेन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। टेन थीटा होता है लंब अपॉन आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 3/4। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15 नंबर है, सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करिए फटाक से। सिंप्लीफाई करना है इसको, सिंप्लीफाई करिए। 48 रूट ओवर 48। अच्छा, रूट की वैल्यू 1/2 होती है, रूट की वैल्यू 1/2 होती है। जैसे 49 जो है, इसका जब रूट निकालोगे तो आपको पता है, आपको ये पता है 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक, एंड 49 का स्क्वायर रूट होता है वो होता है 7। ठीक है, वो होता है 7। आप कैसे कवर करेंगे इसको, इसको निकालने के लिए आप बनाइए, आप 48 कैसे, इसको तोड़िए जरा सा। 48 आपको पता है 16 3 जा 48 होता है, एंड जो 4 होता है ना, 4 का जो स्क्वायर होता है वो 16 हो गया, यानी कि इसको जब आप रूट में लिखेंगे, क्योंकि ये अंडर रूट में लिखा है, 16 मल्टीप्लाई 3। ठीक, एंड प्लस आपको पता है 25 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है, 75 होता है, माइनस 9 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है, वो होता है 27। जब आप इसको 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4√3 प्लस 5√3 25 का। ठीक है, 9 का हो जाएगा 3√3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 4 9 माइनस 3, यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 6√3। डेट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरेज the average of 11 number is 30 if each number is multiplied by 2 what is the new average। 11 नंबर का
11 नंबर्स का जो एवरेज है वो 30 है। अगर प्रत्येक नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से तो एवरेज में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। एवरेज जो आएगा वो आपका आ जाएगा 60। एवरेज में किसी भी नंबर का अगर एवरेज, मान लो 11 नंबर का एवरेज 30 दिया है और उन नंबर से मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो जो एवरेज है उसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 35 इज डिवाइडेड बाई 4। एक बार सॉल्व करने की कोशिश करें आप। आप देखेंगे 7 की पावर 35 दिया है तो इतना लंबा है, 7 की पावर 35 काफ़ी बड़ा नंबर है। इसको पहले मुझे छोटे नंबर में तोड़ना होगा। इसके लिए साइक्लिसिटी क्या होता है, यूनिट डिजिट के लिए हम फाइंड करते हैं। जैसे 7 की पावर अगर 1 है, ठीक है, तो इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो 7 आएगी। ठीक, रिमाइंडर जो है यूनिट डिजिट से ही बेसिकली निकलता है। ठीक, एंड जब आप देखेंगे 7 की पावर 2 करेंगे तो इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो 9 आएगी। 7 की पावर 3 करेंगे तो इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो 3 आएगी। एंड 7 की पावर जब आप 4 करेंगे तो इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो 1 आएगी। ठीक, यानी कि ये आपकी यूनिट डिजिट आ गई। साइक्लिसिटी, अब जब आप 7 की पावर 5 करेंगे ना तो आप देखेंगे फिर 7 से ही स्टार्ट हो जाएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 करेंगे, फिर 9 आएगा। तो इसकी जो साइक्लिसिटी होती है, 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। पहले इस नंबर को छोटे नंबर पे तोड़ने के लिए मैंने 35 को, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है, 4 से डिवाइड कर दिया। जब हमने 4 से इसको डिवाइड कर दिया, 4 8 जा 32, यानी कि 8 बार तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब इसके बाद जो पावर बचेगी वो 7 की पावर 3 बचेगी। ठीक है, 7 की पावर 3 बचेगी। आपने क्या किया, आपको पता है 7 का क्यूब होता है 343। आप 343 को 4 से डिवाइड करके भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें किससे 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करना है। ठीक है, या आप क्या करें, आपको पता है कि जो 7 की पावर 3 होती है उसमें 3 आता है, यूनिट डिजिट 3 आता है। अपॉन 4 करेंगे, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा। ठीक, रिमाइंडर जो आएगा, क्योंकि डिवाइड ही नहीं होगा। ठीक, डिवाइड ही नहीं होगा तो जो 4 से छोटा है, क्योंकि तो जो छोटा नंबर है तो फिर वही जो है अपना रिमाइंडर हो जाता है 3। इससे एक बार डिवाइड कर लीजिए, 4 8 जा 32 बचा 2, 4 5 जा 20, यानी कि रिमाइंडर जो आया वो 3 आया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। रेक्टेंगल, आयत, रेक्टेंगल। ठीक, रेक्टेंगल देखते हैं क्या बोल रहा है। रेक्टेंगल का जब आप सबसे पहले एरिया निकालेंगे, रेक्टेंगल का एरिया होता है L × B एंड इसका जो पेरीमीटर होता है, वो होता है 2L + B। ठीक, क्या बोल रहा है कि जो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ, यानी कि जो L है इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ है। ठीक है, इफ द पेरीमीटर इज 96, आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है, L + B होता है इज इक्वल टू 96। यहाँ पर L की वैल्यू मैंने 3B पुट कर दी, प्लस का B इज इक्वल टू 96 आया, 2 से हमने कट कर दिया इसको, ये आ जाएगा 48, 4B इज इक्वल टू 48, यानी कि B की वैल्यू इधर से पता चल गई 12 आ गई, एंड L की वैल्यू मुझे पता चल गई 3B है, क्योंकि 12 3 जा 36। अब आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया। एरिया पूछ रहा है, एरिया होता है L × B, यानी कि हमें 36 × 12 कर देना है। 36 × 12 तो पहले 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 3 जा 36 हो गया और 12 6 जा 72 हो गया, इसको ऐड कर दिया 3 1, यानी कि जो 432 है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करिए और सॉल्व करिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ा होगा। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8000, इट इंक्रीजेस बाई 10% इन द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीजेस बाई 10% इन द सेकेंड ईयर। ठीक, व्हाट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years। मैंने आपको एक अभी लास्ट में क्वेश्चन पढ़ाया था कि कोई भी चीज सेम रेट से इंक्रीज हो रही है फर्स्ट ईयर में एंड सेम रेट से डिक्रीज हो रही है, तो उस पर ओवरऑल जो डिक्रीज होता है वो -(x²/100) का होता है। तो पहले 10% तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, फिर 10% पॉपुलेशन घट रही है, यानी कि ओवरऑल जो डिक्रीज होगा वो 100/100, यानी कि 1% का डिक्रीज हो जाएगा।
8% का डिक्रीज हो जाएगा। 8,800 का 8,000 का सॉरी 8,000 का 8% डिक्रीज हो जाएगा। एक मिनट, 8,000 का डिक्रीज कितना हो जाएगा? 8%। 1%, यानी कि मुझे 99% फाइंड करना है, क्योंकि 8,000 जो है वो अपने आप में 100% है। 1% पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई तो 99% मुझे फाइंड करना है। ठीक, कट गया। अब ये क्या लिखा है? 99 100 माइनस मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट। 9 8 जा क्या हो गया? 72 हो गया। 7 9 8 जा 72 और ये हो गया 79। ठीक है, 7920 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। और अगर आपको बिल्कुल सिंपल वे में फाइंड सॉल्व करना है तो पहले साल पॉपुलेशन, जब पॉपुलेशन दी गई थी तब 8,000 थी एंड फर्स्ट ईयर में ये 10% इंक्रीज हुई। मैंने आपको बताया 10% को जो फ्रैक्शन होती है वो 1/10 रहती है। इंक्रीज हुई यानी कि 10 तो था ही थी, एक उसमें इंक्रीज हो गई, तो पहले साल इंक्रीज हो गई है 11/10, 11/10। जब और उसके बाद क्या हुआ? फिर 10% डिक्रीज हो गई, तो आपको पता है 10% 1/10, डिनोमिनेटर सेम, ये हो गया बड़ा या घटा ऊपर। ठीक है, पॉपुलेशन बड़ी है घटी, तो 10 में से एक माइनस हो गया, फिर मैंने कर दिया इसका 9/10। ठीक है, 1 0 1 0 2 0 कैंसिल, यहीं पे क्या बन गया? 99 बन गया, मल्टीप्लाई बन गया आपका 80। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड 20% above the cost price and gives a 10% discount. What is his profit percent? मैंने आपको सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस समझा दिया है। अब आप इस क्वेश्चन को रीड करिए एक बार और अपना टाइम लीजिए और सॉल्व करिए क्वेश्चन, क्यों आप सॉल्व कर सकते हैं उसको। स्टूडेंट्स, आपको पता है ब्रेनडेस्क ईडीयू जो है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट लगातार आयोजित करवा रहा है, तो आपको मॉक टेस्ट की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगी, आप वहाँ से मॉक टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मॉक टेस्ट देते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस इज द की। प्रैक्टिस ही कुंजी है भाई, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा आपके चांसेस हो जाएंगे सिलेक्शन के, क्योंकि आप फार्मेसी बेस्ड स्टूडेंट्स हो गए, तो आपको थोड़ा सा और एफर्ट डालना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि आपके जो सेक्शन में फार्मेसी वाले बच्चे होंगे तो जो कट ऑफ होगी वो इतनी हाई नहीं लगेगी। बस आपको प्रिपेयर इस लेवल का रखना है कि 200 में आप 150 के आसपास तो स्कोर करें, जो कि अच्छा स्कोर होगा। ठीक है, इसके लिए आप कोई 3 सब्जेक्ट में कमांड बनाइए। 3 में, या तो मैथ में बना लीजिए, मैथ रीजनिंग इंग्लिश हो गई आपकी, किसी बच्चे की जीएस हो सकती है अच्छी, इंग्लिश हो सकती है अच्छी, रीजनिंग अच्छी हो सकती है, मैथ्स बेकार हो सकती है। लेकिन 3 सब्जेक्ट आपको ऐसे रखने होंगे कि 50 में कम से कम आप 48 49 तो स्कोर करना ही करना है आपको, 46 48। ठीक है, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट आपको होना चाहिए कि 50 आउट ऑफ 50 आपके बने। ठीक, तो आप देखेंगे कि ईजिली आप 150 की तरफ पहुंच जाएंगे। लेकिन हाँ, इन सब में एफर्ट्स भी बहुत लगेंगे आपके। आप ये कहें आसानी से हो जाएगा, तो आसानी से नहीं होने वाला। आपको बहुत सारी प्रैक्टिस, कम से कम 200 तो रीजनिंग के मॉक आपको देने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि 50 से 50 लाने हैं तो सेक्शनल मॉक लगाइए, रीजनिंग के लगाइए सेक्शनल मॉक, जितनी प्रैक्टिस करनी है आप उतनी प्रैक्टिस करिए दम भर के, वहीं से आपका सारे नंबर जो है वो ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। आ ट्रेडर मार्क्स अ गुड 20% एबव कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्केट प्राइस। देखते हैं भाई ये ट्रेडर जो है वो कितना होशियार है। 20% एबव, इसको हम रेशियो से बनाने की कोशिश करेंगे। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 20% एबव यानी कि 5 की उसने तो कोई चीज़ खरीदी एंड उसने जो मार्क कर दी वो 6 की मार्क कर दी, एक बढ़ा के 5 की चीज़ खरीदी 6 की मार्क कर दी एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 1/10, यानी कि मार्केट प्राइस अगर 10 था तो उसने 1 का डिस्काउंट दे दिया, सेलिंग प्राइस हो गया उसका 9। ठीक, अब आप इसको देखेंगे बैलेंस किसको करेंगे। सबसे पहले मार्केट प्राइस यहाँ अलग है, यहाँ अलग। मार्केट प्राइस को सेम करने के लिए यहाँ पर मैंने क्या किया, 6 5 जा 30 कर लिया एंड 10 3 जा 30 कर लिया, हो गया। ठीक है, 6 5 जा 30, तो यहाँ पर ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा और नीचे 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका 25 27 30। आप देखेंगे कि 25 से 25 उसका कॉस्ट प्राइस है, जो उसने अपनी जेब से पैसे पे करे और उसने अंकित कर दिया उसका 30 जो है सॉरी अंकित कर दिया उसको मार्केट प्राइस एंड 30 पे कुछ डिस्काउंट देके उसको 27 का बेच दिया। व्हाट इट हिज प्रॉफिट परसेंटेज, 25 की चीज 27 में बेच रहा है, 2 का प्रॉफिट है कितने पे
25। प्रॉफिट और लॉस जो कैलकुलेट होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, ध्यान रखिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आप देखेंगे 25 4 जा 100, 4 2 जा 8, उसको सीधा सीधा 8% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। आप देखेंगे एक सर्किल है, कोड क्या हो गया, कोड मतलब पूरी की पूरी जीवा हो गई, यहां से लेकर यहां तक पूरी पूरी जीवा हो गई, ठीक। ये आपका सर्कल का सेंटर हो गया। रेडियस तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सारी सारी रेडियस होती है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज 10 सेंटीमीटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। कॉर्ड जो है ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि ये सेंटर है, जो कॉर्ड है जीवा है वो 6 सेंटीमीटर अबे है फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर। एंड यहाँ से जो इसकी रेडियस गिवन है वो गिवन है 10। आप देखेंगे कि जो रेडियस जो ये ट्राइंगल बना, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना, इस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में जो है वो अप्लाई कर देंगे, यानी कि 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस बेस हमने कुछ पता नहीं है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा इज इक्वल टू 36 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो 100 में 36 जाएगा, 64 बचेगा, एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोड पूछ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो बेस की वैल्यू आ गई 8 आ गई। जब सेंटर से कोई लाइन आती है तो वो कॉर्ड को बराबर बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो एक पार्ट की वैल्यू 8 हो गई, दूसरा जो पार्ट है उसकी भी वैल्यू 8 हो जाएगी, यानी कि आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 चलेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन अलजेब्रा के चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। इसका मैं कॉन्सेप्ट बता दूं, जब भी x प्लस 1 अपॉन एक्स दिया हो और एक्स स्क्वायर, जब भी x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू के दिया हो एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी हो, वो वैल्यू हमेशा होगी के का स्क्वायर माइनस का 2। आप कहेंगे क्यों होगी सर, इसलिए होगी, आप देखेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स का जब आप होल स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2x मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, आप ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, ठीक। अब आप देखेंगे कि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2। जो आपका यहाँ बना वही चीज़ आपकी यहाँ लिखी है, बस x प्लस 1 अपॉन एक्स किसके इक्वल है, के इक्वल है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स यहाँ पर जब k रख देंगे तो के स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। ये एक फार्मूले का शॉर्ट रूप है जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, तो आप अपने कॉपी में ये फार्मूला नोट करेंगे एंड आप उसको नोट करेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, सिंपली आप 5 का स्क्वायर कर देंगे माइनस का 2 कर देंगे, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 23। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, द वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस कॉस 60। तो आप जानते हैं साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो भी 1/2 होती है, 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो भी √3/2 होती है। सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो आप देखेंगे ये 2/2 बन जाएगा मल्टीप्लाई ये 2√3, क्योंकि √3 ऐड हो जाएंगे जब आप एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो जो आपका एलसीएम आएगा वो 2 आएगा, ठीक है, ये बन गया 1 एंड 2 से 2 कैंसिल, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा √3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 क्या बोल रहा है, द मार्क्स स्कोर्ड बाई 5 स्टूडेंट्स आर गिवन एंड व्हाट इज द एवरेज स्कोर। आपको एवरेज जब भी निकालना हो तो जितने भी स्टूडेंट्स के एवरेज स्कोर दिए हैं उसको सम कर देना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कर देना है, ठीक है, गिवन डाटा का सम कर देना है प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट कर देना है, यानी कि 72, 85, 63, 90 एंड 70, 5, 3, 8 और 2, 10 की 0 हो गई 1, ठीक है, 8, 7, 15,
116, 16 और 4 हो गया 40 और 2 42 हो गया, 42 7 49 हो गया, 49 और 9 58 हो गया। डिवाइड बाई कर देना हमें 5 से, जब आप 5 से डिवाइड करेंगे ये तो ज़्यादा आ रहा है। व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर, एक बार फिर से ऐड करते हैं फटाक से, देखते हैं 72 85 63 90 एंड 70, 5 3 8 और 2 10 की 0 1 8 7 15 1 16, 16 हो गया, 16 और 6 4 16 और 6 हो गया 22, 22 और 9 हो गया 31, 31 प्लस 7 जब करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 38। एडिशन गलत हो गया था। 5 डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से 5, 5 से बन जा 35, बचा कितना 3, तो 5 6 जा 30, यानी कि 76 जो है ए नंबर वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है 25, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। ठीक है, 25 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। देखेंगे एक बार क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे इसमें जो ये 1/3 लिखा है ना, ये क्या लिखा है, रूट में लिखा है एक तरीके से 1/3, क्योंकि ये सेट्स एंड इंडाइसेस का क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई रूट में 0.125 एंड 1/3 लिखा है। ठीक है, यानी कि जब रूट हटेगा तो उसके ऊपर 1/3 आ जाएगा। एक बार इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप जब 0 हटाएंगे तो ये 1000 बनेगा नीचे। ठीक है, इसकी जब 0 हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे सॉरी, तब आप 1000 बनेगा नीचे। ठीक है, देखेंगे क्या बना 64/100, इस पे रूट लगा है 3 लिखा है, मल्टीप्लाई ये क्या बना, ये बना 125/1000 और 1/3, यहाँ पे 1/3, जब रूट हटेगा तो 1/3 लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4/10 का होल क्यूब, ये लिखा है क्योंकि 4 का क्यूब 64, 10 का क्यूब हो गया 1000, मल्टीप्लाई 1/3। ठीक, एंड 5/10 का होल क्यूब एंड मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई 5/100, यानी कि 4 5 हो गया आपका 20/100। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है तो स्टूडेंट्स, अब मैंने आपके आज की मैथ्स की क्लास में जितने भी 25 क्वेश्चंस थे उसको एक्सप्लेन किया है एंड उसका बढ़िया से सॉल्यूशन करवाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे एंड आपने कॉपी में जो भी टॉपिक्स फंसे होंगे, जो भी चीज़ें फंसी होंगी वो आपने लिख ली होंगी और आप उसका प्रॉपर रिवीजन करेंगे। स्टूडेंट्स, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं आपकी मैथ्स इंप्रूव नहीं करवा सकता। प्रैक्टिस आपको करनी है, जो चीज़ें आपको लगे, जो फार्मूले आपको लगे नहीं आते हैं उसको आपको डेली बेसिस पर रिवीजन करना है। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में आप ये कमेंट करके बताएंगे कि मैं 25 क्वेश्चन का या 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करूं या आपके साथ चैप्टर वाइज चीज़ें डिस्कस करूं। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप जानते हैं ब्रेनडेस्क EDU हमारा एप्लीकेशन जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ठीक है, और वहाँ पर जो अपना SSC फार्मासिस्ट का कोर्स चल रहा है वहाँ पर इनरोल हो सकते हैं। बढ़िया सा कंटेंट है वहाँ पर, सारे के सारे एंड जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।